हाय गाइस, वी ऑल नो कि जब से यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है तब से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को पर्टिकुलरली इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि इसमें हुआ क्या ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो ईरान के पास एक नैरो पाथवे है, वाटरवे है बेसिकली, उसको इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। और जहाँ से वर्ल्ड का 20% एक्सपोर्ट्स जो है ना, इनफैक्ट वर्ल्ड का 20% जो शिपमेंट्स हैं वो उस एरिया से पास करती हैं, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल वाटरवे। और उसको क्या कर दिया गया है, उसको कर दिया गया क्लोज। जैसे ही वो क्लोज हुआ, आप ये समझ लो कि इंडिया जो है ना वो मिडल ईस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता था। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ क्या आती है, क्रूड ऑयल आता है, जो कि इंडिया का 82% इम्पोर्ट जो है ना दैट इज़ क्रूड ऑयल। और वो काफ़ी, उसमें से काफ़ी मेजर परसेंटेज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इटसेल्फ। साथ में क्या हो रहा है ना कि वी हैव नेचुरल गैस, जिसको एलएनजी बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, उसकी भी काफ़ी सारे इंपोर्ट्स रहते हैं। मतलब एलएनजी आप समझ लो 45%, एलपीजी आप समझ लो कि वो भी 25-30% के करीब हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। साथ में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया, अमोनिया 100% अमोनिया जो है ना वो हम वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू हम इंपोर्ट करते हैं। और यूरिया है वो भी अराउंड 25-30% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वाई दीज आर इंपॉर्टेंट, एक बार उसके ऊपर बात करते हैं। देखो चलो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की और यूरिया की। होता क्या है ना गाइज, ये ना कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इनके थ्रू बनता है फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र से फूड की प्रोडक्शन इंप्रूव करती है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अब होता क्या है ना, क्योंकि अमोनिया जो है वो सारा का सारा हम इंपोर्ट कर रहे थे, और अमोनिया को यूज़ करके क्या किया जाता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो होता क्या है कि काफ़ी सारा यूरिया तो हम वहाँ से ही इंपोर्ट करते हैं, और कुछ यूरिया क्या होता है हम अमोनिया से खुद कन्वर्ट करके हमारी कंट्री के अंदर यूज़ कर लेते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही ये प्राइसेस बढ़ गए, जैसे ही ऑब्वियसली, क्योंकि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर शिपमेंट्स आ ही नहीं पाएंगी, दैट मीन्स द डिमांड स्टेज कांस्टेंट, लेकिन सप्लाई हैज़ बीन रिड्यूस्ड। और सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब सिंपल सी बात समझो, अगर इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस बढ़ गए तो अब ये समझ लो फर्टिलाइजर खरीदता कौन है, फर्टिलाइज़र खरीदते हैं फार्मर्स। और अगर फार्मर्स जो है उनको एक्सपेंसिव खरीदना पड़ा तो डोंट यू थिंक हमारी जो फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि जो उनकी कॉस्टिंग है उसके तो ऊपर ही खरीदना पड़ेगा। और अगर उसके ऊपर उन्होंने खरीदा तो पूरी इंडिया के अंदर आप ये समझ लो फूड इन्फ्लेशन बहुत अलग लेवल पे जाएगी, एंड दैट इज़ समथिंग द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी बिल जो है, बेसिकली जो फर्टिलाइज़र के लिए जो सब्सिडी है उसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 13 मई को, एज यू नो 13 मई को नरेंद्र मोदी केम अप विद एन अनाउंसमेंट कि आप क्या करो, गोल्ड कम खरीदो, क्रूड ऑयल बेसिकली एज यू नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और साथ में क्या हो रहा है, करेंसी बहुत डेप्रिशिएट कर रही है। तो अगर हम गोल्ड को अगर थोड़ा कम खरीदेंगे तो क्या होगा, थोड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा स्टॉल हो पाएगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ गोल्ड ऑब्सेस्ड कंट्री। और हम गोल्ड को खरीदते रहेंगे अगर, तो होगा क्या, गोल्ड सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, करेंसी जो है ना काफ़ी हद तक डेप्रिशिएट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे इंपोर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब सोचो, एक तरफ क्या हो रहा है ना, क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, मतलब इन डॉलर टर्म्स क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, साथ में करेंसी भी डेप्रिशिएट कर रही है। तो डोंट यू थिंक इट इज काइंड ऑफ अ डबल वैमी फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम दोनों तरफ से हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, एंड विच इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स फॉर अस, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट्स भी हो रहे हैं और कंट्री को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हुआ क्या, अभी तक तो देखो, अभी रिसेंटली एज वी नो कि गवर्नमेंट ने अभी तो चलो 3-4 रुपीज़ से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रॉब्लम तो देखो आज की तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो 1-1.5 महीने से चल रही है। लेकिन अभी तक पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए थे, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डबल हो गए थे। क्यों नहीं बढ़ाए गए, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन एज यू नो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस बचे हुए थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये क्या कर रहे थे, रिटेल को पास ऑन नहीं कर पा रहे थे कॉस्ट, जिससे कि वोट आराम से लिए जा सके एंड अल्टीमेटली पावर को मेंटेन किया जा सकते। लेकिन इससे हुआ क्या, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो देखो क्रूड ऑयल तो हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जिस प्राइस पे बिक रहा है क्रूड ऑयल, सॉरी पेट्रोल, वो तो काफ़ी सस्ता है। अगर पेट्रोल अगर सस्ता रहेगा तो इसका मतलब सारे के सारे लॉसेस इनको लेने पड़ेंगे। आप ये समझ लो 1.5-2 मंथ्स के अंदर इन कंपनीज को मोर देन 30,000 करोड़ के लॉसेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस।
तो ये चीज़ तो समझो, चलो ये तो हो गया हमारी रिटेल मार्केट के लिए, मतलब बेसिकली जो हम लोग पेट्रोल और डीजल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, क्रूड ऑयल से सिर्फ एक चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होती, क्रूड ऑयल से कितने सारी इंडस्ट्रीज सपोर्ट हो रही हैं। उन सबके अगर प्राइजेस बढ़ गए तो इससे क्या हुआ, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट आ गया। एक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चाहे पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, चाहे पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे क्रूड ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स यूज़ होंगे वहाँ वहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहे कोई भी केमिकल हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स जितने भी हों जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, एवरीवेयर द प्रॉब्लम हैज़ बीन सीन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रॉडर लेवल पर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री के अंदर तो आ रही है, लेकिन जो उस कंट्री के लिए सबसे बड़ा जो डेथ बेड हो जाता, वो फाइनल नेल इन दी कॉफिन हो जाता, वो ये हो जाता कि फर्टिलाइजर्स है ना, अगर उनकी भी कॉस्ट अगर पास ऑन करके दे दी जाती तो अब ये समझ लो कि फार्मर्स जो है वो अपने आप को सस्टेन कैसे करेंगे। फार्मर्स जो है वो सुसाइड्स करना स्टार्ट कर देते, एंड दैट इज समथिंग विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या अनाउंस किया, साथ में एक्चुअली 2 और अनाउंसमेंट्स हुई थी। जिस दिन ये बोला गया था कि गोल्ड जो है आप कम खरीदो, उसके बाद जाके गोल्ड ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, राइट। और आपको ये बोला गया कि पेट्रोल को बहुत जुडिशियसली यूज़ करो और इंटरनेशनल ट्रिप्स मत लो, क्योंकि एवरी टाइम यू टेक इंटरनेशनल ट्रिप्स तो आपको उस कंट्री की करेंसी को बाय करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो करेंसी है वो और डिप्रिशिएट होती है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बेसिकली अपील किया कि बेसिकली नॉट टू डू दिस थिंग टिल द टाइम द प्रॉब्लम्स इन द वेस्ट एशिया एक्चुअली गेट्स रिजॉल्व्ड, राइट। तो दैट इज समथिंग वी ऑल नो नाउ। लेकिन अब एक बात समझो, हो गया। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो आप सब ने मिस कर दी होगी, वो ये है कि गवर्नमेंट ने साथ में 37,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया फॉर गैसिफिकेशन ऑफ कोल। अब ये क्या चीज़ है, दैट इज समथिंग विच विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पैरामीटर जो है ना, वो यही टॉपिक है, गैसिफिकेशन ऑफ कोल क्या है, एक बार उस पर बात करते हैं। अब देखो होता क्या है ना गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र है वो अमोनिया से बनता है, और बेसिकली अमोनिया से क्या करते हैं हम, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसको भी हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंद होने की वजह से फर्टिलाइज़र्स भी टाइम पे नहीं आ पा रहे, तो उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इंडिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करे, शॉर्ट टर्म के अंदर तक गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है ना, उनको इमरजेंसी में बोला कि आप एक काम करो, आप ना थोड़ी बहुत अपनी जो कैपेसिटी है ना वो फर्टिलाइज़र्स को बनाने में यूज़ करो, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र अगर बहुत ज़्यादा अगर नहीं हम बना पाए तो अल्टीमेटली हमारे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ये कॉस्ट फार्मर्स तक तो पास ऑन नहीं कर सकते। साथ में क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले बोला गया था कि अराउंड 1,70,000 करोड़ तक की फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन उसको 70,000 से इंक्रीज़ कर दिया गया है, और अब सब्सिडी को बोल दिया गया कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि 2.4 लाख करोड़ की सब्सिडी होगी। और देखो ये तो स्टार्टिंग चल रही है, इसका आगे जाके कहाँ जाते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन फ्रॉम हियर। तो वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट द गवर्नमेंट एक्चुअली इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता क्या है ना, गवर्नमेंट ना एक ऐसे पर्टिकुलर हमारे एसेट के ऊपर ध्यान जाता है जिसको यूज़ करके हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज गैसिफिकेशन ऑफ कोल। अब वो क्या है, देखो आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जो कोल है ना, वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स है। मतलब हमारे पास जो रिजर्व्स है ना, वो उसकी अराउंड जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है दैट इज 400 बिलियन टन्स ऑफ कोल। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम कोल को यूज़ तो कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोल को प्राइमरीली किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर पावर जनरेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कोल है बेसिकली क्या है ना, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली पावर तो प्रोड्यूस हो जाती है, बट इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, जिसकी वजह से इंडिया के जो कार्बन क्रेडिट्स जो है ना वो खत्म होते जा रहे हैं, और इंडिया जो है ना वो बहुत पॉल्यूटेड कंट्री बनती जा रही है। तो हो क्या रहा है ना, दैट इज़ वाई एज यू नो कि गवर्नमेंट का जो पुश रहा बेसिकली वो ये हो रहा है कि बेसिकली कोल बेस्ड पावर जनरेशन से मूव करके हम विंड और सोलर की तरफ बढ़ सकें, और बेसिकली एज यू वुड कॉल इट द ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, जिससे होगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने पॉल्यूशन को कम कर सकें। दैट इज द होल एंडेवर। लेकिन अब इतना कोल पड़ा हुआ है, उसका क्या किया जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना एक नया एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका इनके दिमाग में आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिन गैस, या फिर इसको बोल सकते हैं सिंथेटिक गैस। अब सिंथेटिक गैस क्या है बेसिकली, दैट इज समथिंग विल बी अंडरस्टैंडिंग नाउ। गाइस होता क्या है ना,
कि कोल जो है अगर आप उसको एक कंट्रोल्ड, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर कोल जो है ना उसको आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन, और उसको आप हीट करते हो, तो होता क्या है ना, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सिन गैस के अंदर, सिंथेटिक गैस के अंदर। अब सिंथेटिक गैस बन गया, लेकिन हम उसका करें क्या? बेसिकली जो सिंथेटिक गैस है ना, इससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बन सकते हैं जो हम बाहर से एक्चुअली इंपोर्ट कर रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल अमोनिया, इससे बन सकता है हाइड्रोजन, इससे बन सकता है मीथेन, मीथेन या मिथेनॉल बन सकता है बेसिकली इससे, राइट। इसमें बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और बेसिकली क्या है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे फर्टिलाइजर्स को और जितने इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर, क्योंकि देखो यूरिया और अमोनिया का काम सिर्फ फर्टिलाइजर बनाना नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिरामिक इंडस्ट्री के अंदर रहेगा, ग्लास इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर मल्टीपल सोर्सेज के अंदर इनके यूजेज रहते हैं। अब लॉजिकली सोचो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट ने अभी तक पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस तो उतने नहीं बढ़ाए फॉर अस, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पर तो इन सबके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और साथ में जितने भी ट्रक्स वगैरह, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, आप समझो ये जितने भी ट्रक्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इन सबको जो डीजल मिल रहा है ना, वो हाई कॉस्ट पे मिल रहा है। और अगर वो हाई कॉस्ट पे रहेगा, दैट मीन्स कंपनीज के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू इंक्रीज, और उसका सारा बर्डन गोइंग फॉरवर्ड किसके ऊपर आने वाला है? हमारे ऊपर ही आएगा, सिटीजन्स के ऊपर ही आएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम अप इन द कंट्री। और इसका अगर आप अपने अराउंड अगर आप देखोगे भी ना, तो प्राइस ऑफ थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग अप क्वाइट शार्पली, एंड दैट इज समथिंग ऑफ अ पैटर्न दैट वी आर सीइंग, और इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स फ्रॉम हियर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली कि सिन गैस जो है, अब बेसिकली क्या है ना, अब ये बात तो बहुत सही है कि देखो सिन गैस जो है ना, सिंथेटिक गैस जो है, अगर वो बना लेंगे तो उसके थ्रू हम चाहे अमोनिया बनाओ, चाहे हाइड्रोजन बनाओ, चाहे आप इससे मिथेनॉल बनाओ। अब मिथेनॉल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। मिथेनॉल भी है ना, जैसे आप देखते हो ना क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप इथेनॉल को मिला लेते हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो अपने क्योंकि होगा क्या, इथेनॉल अगर आप उसके अंदर ऐड करते थे तो आपका कम क्रूड ऑयल यूज़ होगा, कम क्रूड ऑयल यूज़ होगा तो होगा क्या, आपको कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। हो क्या रहा है ना, ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, मिथेनॉल को भी उसके अंदर ऐड करो, जिससे क्या होगा, फ्यूल की तरह वो काम भी कर पाएगा, और हमारी क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो कम हो पाएगी। क्योंकि देखो क्रूड ऑयल का हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि इंडिया के अंदर मिलता नहीं है, और वो हमें मिडिल ईस्ट और बाकी के सोर्सेज से हमको लेना पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग, उसके लिए हम हमेशा इम्पोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन हम किस किस चीज़ को कट कर सकते हैं, दैट इज फर्टिलाइजर, यूरिया और बाकी के जितने भी और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर सिन गैस के थ्रू कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अब बात सिंपल सी ये है कि अगर ये चीज़ अगर इतनी इजी है तो अभी तक की क्यों नहीं गई? देखो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए भी थे। जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग ना 100 मिलियन टन्स की कैपेसिटी बाय FY30 तक इंडिया के अंदर बना देना चाहते हैं। बाय द वे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो प्रॉब्लम आई है, इसका चाइना के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, मतलब कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना इंडिया के ऊपर पड़ा है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ना, वो गैसिफिकेशन ऑफ कोल बहुत टाइम से कर रहा है। इनफैक्ट ये समझ लो कि उनका जो गैसिफिकेशन ऑफ कोल जो है ना, 350 to 400 मिलियन टन्स ऑफ कोल को यूज़ करके वो लोग गैसिफिकेशन करने के बाद अमोनिया और बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो होता क्या है ना, उनकी जो ओवरऑल ग्लोबल डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी कम है, एंड दैट इज़ वाई दे डोंट केयर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑब्वियसली दे केयर, क्योंकि उनके बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जो वहाँ से आते हैं या उनको आगे ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। बट अगर एज फार एज दीज कंपोनेंट्स आर कंसर्न्ड, दे आर टोटली सिक्योर विद दैट। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया को हमेशा ये चीज़ इतनी जल्दी क्यों नहीं समझ आती कि बेसिकली दैट दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। प्लान बन जाते हैं, लेकिन आप समझो कि अभी तक जो 2020 के अंदर जो प्लान बनाया था कि 100 मिलियन टन्स तक का हम गैसिफिकेशन ऑफ कोल करेंगे, तो वो अभी तक उसका 5% भी अचीव नहीं हुआ है। लेकिन वही वाली बात है ना, टिल द टाइम द थिंग्स आर गोइंग वेल, तब तक वी डोंट केयर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन थिंग्स हैव गॉटन टू द रियल कोर, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है दैट वी हैव टू डू समथिंग। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक स्टेप्स नाउ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे BHEL हो गया, L&T हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, इन सब ने क्या किया है, ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट गैसिफिकेशन ऑफ कोल। लेकिन इसमें ना एक और प्रॉब्लम है, वर्ल्ड ओवर के अंदर होता क्या है ना, जितने भी गैसिफिकेशन ऑफ कोल जो हो रही है ना, उसके अंदर क्या रहता है कि
क्योंकि आपको एज यू नो कि हो क्या रहा है ना, कोल को हीट करना है, ठीक है। अब हीट करेंगे तो उसके थ्रू उसको हीट करेंगे तो होगा क्या ना, उसके थ्रू ऐश भी निकलेगी। अब होता क्या है ना, इंडिया के अंदर जो स्पेसिफिकली जो कोल मिल रहा है ना, उसके अंदर ऐश कंटेंट इज मोर। अगर ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा तो होगा क्या, उनके जितने भी उनके कंप्रेसर्स हैं, जितने भी उनके और इक्विपमेंट्स हैं, उसके अंदर ऐश ज़्यादा अटक जाएगी और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एफिशिएंसी भी कम हो सकती है और इक्विपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दैट मीन्स अगर इंडिया के अंदर गैसिफिकेशन करना है यूजिंग द कोल दैट वी हैव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया ने कभी किया ही नहीं, ना इसके ऊपर कभी सोचा। क्यों? क्योंकि इतना हम एक्सपेंसेस करें तो उससे बेटर है जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तब तक चलने दो, जब तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि नोबडी कुड हैव थॉट कि अच्छा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वुड बी क्लोज्ड। जब इतने टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही और आराम से हम प्रोक्योर कर पा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन द थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इन्हीं टाइम के लिए तो प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, डू और डाई सिचुएशन आ जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नाउ आवर सिक्योरिटी इज़ इन क्वेश्चन, राइट। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमारे पास ये कोई भी चीज़ नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज़ द रीज़न वाई इंडिया डजंट हैव एनी बार्गेनिंग पावर गोइंग फॉरवर्ड। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाइना को देखो, आप देखो लास्ट ईयर आपको पता ही है ट्रंप ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपने टैरिफ्स लगा रहे थे, अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द वे दे वर मैनिपुलेटिंग इंडिया एंड इंडिया कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वाई? बिकॉज इंडिया हर चीज़ के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। आज कंट्री ने अपने अंदर अपनी कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप ही नहीं कर रखी। एंड वाई चाइना इज सो कॉन्फिडेंट दीज डेज? बिकॉज चाइना हैज़ एवरीथिंग होम ग्रोन, उन्हें किसी भी चीज़ की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस द वर्ल्ड रिक्वायर्स थिंग्स फ्रॉम देम, and that is precisely the reason why they are actually getting a lot of bargaining power with respect to the rest of the world. लेकिन अब ठीक है, इंडिया अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा है, लेकिन ये कोई क्विक फिक्स तो नहीं है, क्योंकि अब इंडिया ने आज इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, आज टेक्नोलॉजी पे वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन अब प्लांट बनने में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। आप ये समझ लो 4 लाख करोड़ तक का खर्चा एक्सपेक्टेड है। मतलब इतना अगर ये करेंगे, डेफिनेटली रिटर्न है इसके ऊपर। 80-90,000 करोड़ से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम भी हो जाएगा ईयर ऑन ईयर, और 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो देखा जाए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे, कैपिटल इंटेंसिटी के पर्सपेक्टिव से ये अभी तक क्या कर रहे थे, इसको स्टॉल करके रखा हुआ था। लेकिन एज यू नो कि अभी 13 मई को जब से इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, साथ में इन्होंने क्या बोल दिया है कि हम गवर्नमेंट जो है ना वो इंसेंटिव्स दे रही है, 8500 करोड़ के इंसेंटिव्स दे रही है टू दोज कंपनीज जो गैसिफिकेशन ऑफ कोल के अंदर हेल्प करेगी। साथ में और क्या आ रहा है कि जितना भी, क्योंकि देखो एज सिंपल एज दैट कि कोल देगा कौन इंडिया में, कोल इंडिया देगा। कोल इंडिया से जो सिर्फ गैसिफिकेशन के लिए कोल लिया जाएगा ना, उसके ऊपर 50% की रिबेट भी मिलेगी आपको। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी तरफ से इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देने की कोशिश कर रही है कि जिसके थ्रू क्या हो, इंडिया गोइंग फॉरवर्ड जो है वो एनर्जी के अंदर ना काफ़ी सिक्योर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें होंगी भी अगर, तो वो 28-29 से पहले तो प्लांट्स ही स्टार्ट नहीं हो सकते, और उसके बाद जाके हम इसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और वो भी तब होगा जब टेक्नोलॉजी जो है वो उस लेवल पे हम एडवांस्ड बना सकें, जो कि क्योंकि एज यू नो कि इंडिया का ऐश कंटेंट जो है वो कोल का ज़्यादा है। तो अगर कोल का ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली प्लांट को, इक्विपमेंट को काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो दे नीड बेटर टेक्नोलॉजी। अब बात यह है कि इंडिया करना तो चाहती है, बट इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन कि व्हाट कैन रियली हैपन, ये कितना बोलते कितना है और एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं। क्योंकि बात तो तब भी हुई थी 2020 के अंदर कि हम अगले 5 साल के अंदर ये चीज़ कर देंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन, ओनली 5% ऑफ द टारगेट्स वर मेट। बट नाउ let's really hope that India, whatever it says, they do it, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं की गई तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया पूरे वर्ल्ड पे वैसे भी और चीज़ों पे डिपेंडेंट है ही, और इन चीज़ों पे भी और डिपेंडेंट रहेगा, और ये हमारी फूड सिक्योरिटी को भी मैक्सिमम इम्पैक्ट दे सकती है। एंड दैट इज़ समथिंग वी शुड बी रियली केयरफुल अबाउट एंड कॉशियस एज वेल, डोंट यू थिंक दैट? तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।